हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। सबसे पहले बुलेटिन में रुक करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय अपनी बात रख रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे और उन्हें सुनेंगे। तो सुनापन ये आपका ही संघर्ष है और जय मणिराम छावनी जी के जो आप छठे महंत बने, मैं तो वास्तव में ये जैसे तो हर श्वास गिनती की है और ऐसे में साल गिनना तो बहुत बड़ी बात है। और अभी मानी पोगैया जी ने कहा कि 108 में 1008 की कामना करता हूँ। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आप सहस्त्रायु जिए और कुल मिलाकर के हम सबके लिए सदैव मार्गदर्शन करते रहे। मैंने अपने शासनकाल में कुछ नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ आपके मार्गदर्शन में बदलाव भी किया है। हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा हमारी उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम जब तक अपनी नई पीढ़ी को इससे परिचित नहीं कराएंगे तो ऐसा लगेगा अधूरापन रहेगा। इसी प्रकार के गौशालाओं के लिए भी हमने मानदेय डबल किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में गौशाला बने। और कुल मिलाकर के ये जो गौ माता की बात माननीय महाराज जी ने कही थी, विषय से विस्तार से जानने में समय लगेगा, लेकिन आने वाले 2028 के संवत्सर की तैयारी में भी हमारी सरकार लगी हुई है। अपनी उज्जैन की गौशाला मुझे याद दिलाई है, महाराज जी के नेतृत्व में हमने इंदौर रोड की गौशाला को भी गोद लिया। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। महाराज जी के नेतृत्व में पहले हमने वहाँ एक संस्कृत की पाठशाला भी बनी हुई थी और आप जैसा बताएंगे, लेकिन मूल रूप से तो फिर एक बार आपका ये पूरा उत्सव मैं मान के चलता हूँ कि ऊपर से परमात्मा भी देख रहे होंगे। कोई हमने अपने आंखों से देवता नहीं देखे, लेकिन हम आपको देख करके लगता है कि जब आप इतने इस प्रकार से जीवन जी करके कामना करते हैं तो परमात्मा कितना प्रसन्न होकर के पूरे घटनाक्रम में हमको साक्षी बनाना मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। मुझे मौका मिला है, परमात्मा करे आप दीर्घायु हो और सदैव ये हमारे सब बीच में जब तक भगवान कृष्ण मुस्कुराए नहीं तब तक ये आशीर्वाद बनता है। मेरी अपनी ओर से पुनः समूचे आयोजन समिति को शुभकामना, बधाई। और जैसा आप कभी भविष्य में आगे कोई आदेश करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार सदैव आपके चरणों के, आपके आदेश के इंतजार में बिल्कुल सदैव तत्पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे की, यानी कि नीट, एनटीए और अब नेट की। नीट में घालमेल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 18 जून 2024 को संपन्न हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बता दें कि नीट की तरफ से यूजीसी नेट की परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही आयोजित की थी, जिस तरह से नीट की थी। और एनटीए ने 18 जून को एग्जाम लिया था। शिफ्ट्स में यह परीक्षा हुई थी और फिर गड़बड़ी के बाद, धांधली होने के बाद, नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इस परीक्षा को रद्द कर दिया। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है, केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने हमला बोला है प्रधानमंत्री पर, वो भी देख लीजिए आप क्या हमला बोला है। कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कल पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। मुद्दा छात्रों का है, इसलिए विस्तार न्यूज विस्तार से बातचीत करेगा। राकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए दिल्ली से। राकेश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, भाजपा के संकल्प में बीजेपी ने लिखा था कि परीक्षा धांधली पर एक भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष को जो है, जो क्षेत्र है उसको करने वाला एक विधेयक लाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा।
लेकिन यह अधिनियम आएगा, संसद सत्र शुरू होगा, इससे पहले ही महाभारत छिड़ गई है। बिल्कुल नीतीश, ये सबसे डेंट वाला काम बीजेपी के लिए अभी हुआ है। चूंकि इसलिए क्योंकि पहले तो नीट का मसला था ही, अब नेट का पेपर भी कैंसिल हुआ है, और नेट का पेपर जब कैंसिल हुआ है, सरकार ने ये फैसला लिया है और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो दूसरी ओर छात्र का कहना है कि हमारे लिए कम से कम ये पेपर जल्द से जल्द एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कराई जाए। लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई जब जांच में जुटेगी, देश भर के 317 ज़्यादा परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, तो इसमें 2 महीने का कम से कम वक्त लगेगा नीतीश। उसके बाद ही इसे दोबारा से ऑर्गेनाइज कराया जा सकेगा। तो बीजेपी के लिए निश्चित ही उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम परीक्षा पर जो पेपर लीक का मसला है उसे सॉर्ट करने के लिए एक विधेयक पास करेंगे। अब देखिए नीतीश की 24 तारीख से जो है संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, और एनएसयूआई ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है, कांग्रेस ने पहले से ही प्लानिंग की है कि संसद सत्र में जो है अंदर से कांग्रेस के सांसद और बाहर से एनएसयूआई के साथ नीट के और नेट के यूजीसी के जो छात्र हैं वो सदन का घेराव करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला बीजेपी के लिए जरूर है, बड़ा कानूनी पेच भी बनता नजर आ रहा है। और राकेश, पिछली बार 150 लोग जो हैं संसद से अल्पावधि के लिए निलंबित किए गए थे, तो इस बार तो सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि विपक्ष भी वजनदार है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो है विपक्ष वजनदार है। और सबसे खास बात यह है नीतीश कि देखिए अभी तक जो है स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। स्पीकर का चुनाव इसी सत्र में होना है। 24 को सत्र शुरू होगी और उसके बाद जो है स्पीकर का चुनाव होगा। डिप्टी स्पीकर पर भी मसला फंसा है। तो शुरुआती 2 दिनों को जो है विपक्ष भुनाने की कोशिश में अभी से जुट गई है। और विपक्ष का कहना है कि नीट और नेट यूजीसी का ये मामला जो है, एनटीए का ये जो मामला है, इससे पूरी तरीके से सदन में घेरेंगे और सरकार को इस पर जवाब देना होगा। अभी हम बात कर रहे थे, माफी चाहूंगा राकेश, वक्त कम है, लेकिन इस कम वक्त में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। जुड़ेंगे, बात करेंगे और इस मसले को आपके माध्यम से पूरे देश को दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी दे दी है। विस्तार न्यूज आपकी बात करता है, प्रदेश की बात करता है और विस्तार से बात करता है। देर रात कैबिनेट के फैसले आए, इसलिए आपको फैसलों और उनके प्रभावों के बारे में बताना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने धान पर 117 रुपए एमएसपी बढ़ाई है। तो यह थी केंद्र कैबिनेट की बात। राज्य कैबिनेट ने भी कई महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए हैं, वो भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार इससे पहले 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद रही थी। केंद्र सरकार ने 117 रुपए धान की एमएसपी बढ़ा दी, यानी कि अब धान की संभावित एमएसपी या धान की जो कीमत है 3217 रुपए दिखाई दे सकती है। क्या होगा आगे वो भी बताएंगे जैसे ही इस संबंध में जो ताजा अपडेट होगी। लेकिन इस 117 रुपए के बढ़ने से प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार अब खुद शराब खरीदेगी, यह कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। साय कैबिनेट के जो फैसले हैं वो लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेक्चरार नीति बनाई गई है, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है, सीएम को बना दिया गया है इसका मुखिया, और इसी के साथ जो है बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। इन सब पर बात करेंगे। रवि मेरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, डेटा नहीं चाहूंगा, इंफॉर्मेशन नहीं चाहूंगा आपको, क्योंकि आप पहले ही भेज चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें बताएं कि कितना प्रभावकारी है और ऐसा क्यों करना पड़ा। जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, जैसे कि शराब अब खुद सरकार खरीदेगी, क्यों ऐसी नौबत आई रवि, और किससे राज्य को फायदा है या नुकसान? देखिए, शराब छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विवाद का कारण रहा है। पिछली सरकार में आप भूपेश बघेल सरकार को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शराब के मामले में ही भूपेश बघेल की सरकार घिरी रही है, और लगभग 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी सामने आई थी, जिसमें ईडी जांच कर रही है। कई बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कारोबारी अभी भी जेल में है। तो इसी विवाद के बाद अब नई सरकार बीजेपी की बन गई, तो उन्होंने कहा भी था कि जब उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाएगी तो जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदल दी जाएगी। तो उसको बदल दी गई है। अब
अब व्यापारी अलग से इस शराब की बिक्री नहीं कर पाएंगे। अब शराब की बिक्री जो कर रहे हैं वो बेवरेज कंपनी करेगी, जो सरकार की एक इकाई है। तो सरकार की इकाई ही ब्रांडेड शराब की बिक्री करेगी, अलग से इसकी कोई बिक्री नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे जो राजस्व को नुकसान की जो जानकारी सामने आई थी, ईडी ने जो दावा किया था, वो उस नुकसान को सरकार के खजाने को बचाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा रवि, दूसरी चीज, धान का जो 117 बोनस बढ़ाया गया है, धान, किसान और छत्तीसगढ़ का रिश्ता बड़ा ही मजबूत है, तो कितना प्रभावकारी हो सकता है और विपक्ष इसको काउंटर कैसे करेगी? क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव है रवि, पंचायत चुनाव आगे। निश्चित रूप से नीतीश, छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने 2023 का विधानसभा चुनाव देखा, 2018 का विधानसभा चुनाव देखा। सभी चुनावों में किसान जिसके साथ गए उन्हीं की सरकार बनी। 2018 में भूपेश बघेल की सरकार किसानों के दम पर बनी, किसानों का कर्जा माफ करने के नाम पर भूपेश बघेल की सरकार बनी। और जब 2023 के चुनाव आए तब बीजेपी ने कहा कि 3100 रुपये में हम धान खरीदी करेंगे, तो राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई, किसानों ने बीजेपी का साथ दे दिया। अब इन्हीं किसानों को साधने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुट गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। 3100 रुपये में धान खरीदी का तो उनका पहला वादा था, वो पूरा हो गया, लेकिन जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से 117 रुपये, उसको भी बढ़ाने की मांग कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस ये चेतावनी भी दे रही है कि अगर राज्य की बीजेपी सरकार अगर 117 रुपये एमएसपी नहीं बढ़ाती है तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इधर लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करने वाली राज्य कांग्रेस अब तक समीक्षा बैठक को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। चर्चा है कि हार के बाद संगठन में किसी तरह के विवादों से बचने की कवायद हो रही है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय कांग्रेस जरूर चिंतित हुई है। कई राज्यों में खराब प्रदर्शन से कांग्रेस चिंतित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित कर दी है। छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के नतीजों की जांच की जाएगी। बिरप्पा मोइली और हरीश चौधरी छत्तीसगढ़ में जांच करेंगे। ये दोनों सदस्य ब्लॉक और बूथ स्तर पर जाकर हार के कारणों का पता लगाएंगे। निश्चित रूप से जब पार्टी की कोई हार होती है तो उसकी समीक्षा होती है, और बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि समीक्षा होना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में जो कमेटियां गठित की है, हमारे प्रदेश में भी आदरणीय वीरप्पा मोइली जी और आदरणीय हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, और समझते हैं कि जल्दी वो आएंगे और समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से किन कारणों से हमारी हार हुई उस पर खुलकर चर्चा होगी। आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नियत विहीन है और एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस के अपना अंदरूनी काम है, वो समीक्षा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोष आखिर किसे देंगे जब नेतृत्व ही इस प्रकार से है। चलिए, अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए बातचीत के लिए। अनमोल, राष्ट्रीय स्तर में केंद्रीय समिति को चिंता है समीक्षा करने की, हार की जानने की, लेकिन राज्य स्तर पर जो पहला फर्ज बनता है कि समीक्षा होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है, और अब ये आगे की समीक्षा की खबर आ गई। राज्य में अभी तक क्यों समीक्षा नहीं की गई राज्य स्तर पर कांग्रेस के द्वारा? बिल्कुल नीतीश, आपने सही कहा कि राज्य स्तर पर अभी तक समीक्षा नहीं हुई है। लगता है नीतीश कि इंतज़ार हो रहा था कि कब एआईसीसी के तरफ से नियुक्त किए जाएंगे। जिस तरीके से 2 इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे, उनके नेतृत्व में जो है ये पूरी समीक्षा होगी। तो हो सकता है कि राज्य का जो नेतृत्व है इंतज़ार ही कर रहा था कि कब एआईसीसी के तरफ से नियुक्ति होगी और उसके बाद इंचार्ज आएंगे, उसके बाद ये पूरी समीक्षा होगी। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हार कांग्रेस की हुई है, बहुत करारी हार कांग्रेस की हुई है। समीक्षा करनी बहुत ज़रूरत है, और कांग्रेस को खास करके, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार लगभग 3 से 4 सीटें पर वो लीड कर रहे हैं। देखिए, 2-3 जगह पर हम कह सकते हैं कांग्रेस अच्छी पोजीशन में नजर आ रही थी, लेकिन उनके हाथ में आया नहीं सीट। क्योंकि देखिए, कांकेर की बात करें, कांकेर में वीरेश ठाकुर एक बार फिर से बहुत कम अंतर की वोटों से हारे। अगर वहां पे कांग्रेस मेहनत करती तो शायद कांकेर में जीत सकती थी। तो इसी तरीके से और भी 1-2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मेहनत करती तो जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस चूक गई। तो समीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 99 सीटें लाई है, तो
अकेले दम पे सरकार तो वो आगे चल के भी नहीं बना सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो बहुत ज़रूरत है और इसे लेकर के देखिए अब इंचार्ज की भी नियुक्ति हो गई है, तो छत्तीसगढ़ में पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये पूरी जो हार हुई है इसके कारण क्या रहे हैं। बिल्कुल अनमोल, सही कहा आपने। जुड़े रहिएगा अनमोल, अगली खबर में भी आपसे बातचीत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में विपक्ष अब सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आधार प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बताया गया। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास को घेरने के लिए कोशिश की, जिन्हें बीच में ही रोक लिया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस के साथ हल्की झूमा झटकी भी हुई। प्रदेश में फैलती आपराधिक गतिविधियां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्री लापरवाह, नाकामयाब गृह मंत्री, उनको इस्तीफे की मांग लेकर आज युवा कांग्रेस के साथियों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले अपराध को कम करने की बात कही थी, अपराध पर अंकुश लगाने की बात की थी, लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना हो गई, छोटा सा आंदोलन होता है तो LIB IB के माध्यम से सबको जानकारी हो जाती है। क्या बलौदा बाजार में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भेजकर उपद्रव कराया और बेगुनाह लोगों को अंदर बंद करा दिया? आज जिस प्रकार से हमारे युवा साथी इंसाफ की बात कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को कर रहे हैं, उसको लेकर ये आंदोलन है। में गड़बड़ी को लेकर देश भर में 21 जून को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज प्रदर्शन हुआ, कल फिर प्रदर्शन होगा, जिसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। रायपुर के गांधी मैदान में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। अनमोल लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, एक स्फूर्ति सी दिखाई दे रही है कांग्रेस में, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज प्रदर्शन हुआ, कल प्रदर्शन होने वाला है, बताइए इनके बारे में। अब बिल्कुल नितेश, देखिए कांग्रेस जो है अब चुनाव में हार मिलने के बाद सक्रिय नजर आ रही है और जो भी विंग है, चाहे हम यूथ विंग की बात करें, महिला विंग की बात करें, चाहे हम और भी अन्य संगठनों की बात कर ले, ये सभी जो हैं कांग्रेस के अब सक्रिय हो गए हैं और डायरेक्ट जो है अब AICC दिल्ली से निर्देश आ रहा है कि कोई भी ज्वलंत मुद्दा है जो देश में चल रहा है, जिस पर हावी हो सकते हैं, उसको लेकर के प्रदर्शन किए। उसी कड़ी में देखिए आज भी रायपुर में प्रदर्शन हुआ। आज घेराव करने, विजय शर्मा के घर को घेराव करने निकले थे, हालांकि पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर कि हम विपक्ष में बैठे हैं और अगर कुछ भी ज्वलंत मुद्दा आएगा तो हम प्रदर्शन करेंगे और हम जो है एक विपक्ष होने के नाते जो है उसकी भूमिका निभाएंगे। हालांकि देखिए कांग्रेस जो है उस प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई, जो कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को ये समझ आ गया है कि प्रदर्शन करके, आंदोलन करके ही जो है अब जनता के बीच में जाया जा सकता है, एक संदेश पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि लगातार, चाहे हम बलौदा बाजार मामले की बात करें, नीट मामले की बात करें और अब NTA मामले की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कल भी देखिए प्रदर्शन होना है। और देखिए राहुल गांधी ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोर्चा संभाला, तो शीर्ष नेतृत्व के तरफ से साफ तौर पर संदेश मिला है कि आप फील्ड में रहिए, ग्राउंड में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, आवाज उठाइए, तभी कुछ जो है कुछ हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का और कुछ जो है जन समर्थन मिल पाएगा। यही वजह है कि लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को बताने के लिए, पहुंचाने के लिए। जिले में लगातार राशन दुकानों में राशन न मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं राशन दुकान में राशन का स्टॉक नहीं है तो कहीं राशन दुकान संचालक द्वारा राशन गबन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। मामला मरवाही विकासखंड के नाका ग्राम पंचायत का है। चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ यह इलाका है और जंगल में रहने वाले धनवार समुदाय के लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि इन्हें राशन समय से नहीं दिया जाता, कई बार नहीं दिया जाता और 3 महीने हो गए हैं और अब तक इन्हें चावल नहीं दिया गया है। इन गरीबों को देखिए, इनकी चप्पलें तक फट गई हैं और इनके पास पहनने को पैर में कुछ भी नहीं है, इनके जेब भी खाली हैं और जब ये यहां पर पहुंचते हैं राशन की दुकान में तो इन्हें राशन भी नहीं दिया जाता है। कई सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनका क्या दर्द है वो सुन लीजिए और प्रशासन क्या जवाब दे रहा है वो सुन लीजिए। सोसाइटी की ज्यादा समस्या है, यहाँ चावल नहीं मिलता टाइम से,
और कई महीना मतलब नहीं पाते हैं तो अगला महीना भी नहीं देते, इन लोग कट गए तुम्हारा चावल ऐसे बोल देते हैं। मतलब बहुत दिनों से ही चल रहा है सोसाइटी का, मतलब ये ऐसा मतलब घोटाला। आईडी बंद करके रखते, जब चावले नहीं है कहा थी आ जाना कल आना, अब आए के ताके रहती तो हम दूसर के भाग देते हैं। कल भी आई तो कल नहीं मिला, और आज आए तो बंद है, और जो शेष मैन है वो मरवाही चले गए हैं। कथा चावल नहीं तो का दे चावल, अरे 2-3 महीना हो जाता है चावल। शिकायत कभी पहले शिकायत जानकारी नहीं मिली थी, अभी आपके माध्यम से मतलब की जानकारी प्राप्त हुई है तो संबंधित इंस्पेक्टर को भेज के इसकी सत्यता का परीक्षण कराया जाएगा। अगर संबंधित दुकानदार ने इस तरीके की कोई अनियमितता की होगी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, केवाईसी शासन का निर्देश है सभी लोगों का 100% केवाईसी करवाना है, मगर अभी इस संबंध में कार्ड बंद करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। सभी को, चाहे उनका केवाईसी हुआ है चाहे नहीं हुआ है, अभी राशन सभी को मिल रहा है उसमें। अगर उन्होंने अनियमितता की है तो दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, और अगर चावल का कोई गबन है तो उनसे जो निर्धारित दर है उससे वसूली की कार्रवाई की जाएगी उसमें, और ज़्यादा ही गंभीर मामला होगा तो FIR कराएंगे उसमें। इधर राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज इस सिलसिले में एक और बैठक हुई जिसमें भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी और रामेश्वर शर्मा सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला समिति की बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन ने प्रत्येक जिले में जिला कार्य समिति का कहा था, तो आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है जिसमें हम लोकसभा चुनाव के परिणाम, जो कि भोपाल में बहुत अच्छा परिणाम रहा, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं से समीक्षा करेंगे और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए, चूंकि चुनाव हो गया, भाजपा का कार्यकर्ता तो सतत संगठन के काम में लगा रहता है, आने वाले संगठन के कार्यक्रम के लिए आज बैठक आयोजित की गई है और चुनाव की समीक्षा हेतु भी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है और जिला संयोजकों की ये बैठक थी और इससे पहले भी सीएम ने बैठकें ली, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठकें हुई, तमाम जो दिग्गज हैं वो उपस्थित रहे और तरह तरह के उन्हें निर्देश दिए गए थे। समीक्षा बैठक भी हुई और अब अलग तरह की बैठक हुई। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और आगामी रणनीति को मुस्तैद कर रही है, आगामी रणनीति को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। और जो आज की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, 29 की 29 सीट जीतने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 29 की 29 सीटें जीतना, सबसे बड़ी जीत देश में देना और उसके बाद फिर उसी ताकत से लग जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास दिख रहा है। श्याम तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी, 29 की 29 सीटें जीत ली, अब काहे की समीक्षा, काहे की रोज रोज बैठक, कि कुछ अंदर खाने की बड़ी खबर है कि ये कुछ चल रहा है, अंदर कुछ तो पक रहा है, ये समीक्षा तो नहीं हो रही है। देखिए, वाकई में ये समीक्षा तो नहीं है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये तैयारी है भविष्य के लिए। दूसरा, सुमित पचौरी क्योंकि ज़िले के अध्यक्ष हैं और उनको भी ये और उनके कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस जैसी स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक फ्लोर पर बैठें और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उस पर बात करें, कार्यकर्ताओं का अनुभव क्या रहा है इस पर बात करें। इस बहाने जो ज़िले की समिति है उसको भी कहीं ना कहीं भाव मिलेगा, वो भी जो है बड़े नेताओं की जो है फोकस में आएगा। लगभग ये कोशिश है, लेकिन ये बैठकों का दौर भाजपा में चलता ही है, इसको तैयारी के रूप में वो लोग लेते हैं और कहते हैं कि हमारी तो भविष्य के लिए ये तैयारी है। मैहर चलेंगे, मां शारदा की नगरी, जहां मैहर जिला बनने के बाद नगर से लगी जमीन में हेरा फेरी होना चालू हो गई क्योंकि मैहर नया जिला बनाया गया है। जीतनगर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर को सरपंच के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना परमिशन के प्लांट बनाकर सरपंच पति बेच रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर अपर कलेक्टर ने जांच करवाकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। जो जमीन की वितरण हो रही है, तो मेरा कहना यह है कि जो उसके लायक है, भूमिहीन है, जो लायक है उसको पहले दिया जाए, फिर उसके बाद में जो मतलब जैसे जिसके लायक है उसको उस हिसाब से दिया जाए। मन मर्जी तरीके से लोगों से पैसा लेकर के 20-20 हज़ार रुपये लेकर के और प्लाट आवंटित
किए जा रहे हैं। और जो मैहर के बाहर से लोग हैं जिनको 4-6 साल पूर्व प्लाट दिए जा चुके थे, उन्हीं के नाम पर फिर से प्लाट अलाट किए जा रहे हैं। जो वर्तमान में पात्र हितग्राही उनको किसी को प्लाट आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। तो वहाँ के जो सरपंच हैं अभी वर्तमान और पूर्व सरपंच साहब जो रहे हैं, उनके द्वारा भूमियों को स्थानीय लोगों को वंचित ना करके जो आबादी भूमियों के पट्टे या अन्य पट्टे वितरित किए गए हैं वो दूसरे लोगों को दिए हैं, ऐसे लोगों को दिए हैं जो ग्राम पंचायत। और प्रमोद कुशवाहा जुड़ गए हैं मैहर से। प्रमोद, घर बसा नहीं और लुटेरे आ गए, ऐसी स्थिति है कि कुछ यहाँ पर राजनीति चल रही है? अब इसमें क्या बताया जाए, राजनीति तो चल ही रही है, क्योंकि जब से मैहर जिला बना है जमीनों की हेराफेरी चालू हो गई है। और ग्रामीणों ने कई बार आरोप भी लगाया था, पर इस बार ग्रामीणों ने, जितने ग्रामीण थे जिन्हें जमीन नहीं मिली, जिनके नाम से आवंटित हुई है, वो सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरपंच के विरुद्ध, सरपंच के पति के विरुद्ध उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तो कलेक्टर द्वारा ये सहायता आश्वासन भी दिया गया कि जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल चलेंगे जहां आग की घटनाओं पर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। बिना फायर सेफ्टी के जो भी संस्थान चल रहे हैं उन पर जिला प्रशासन सख्त है। होटल, रेस्तरां, कोचिंग, इन सब पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। कमी अगर पाई गई तो जुर्माना लगाया जाएगा और यहां तक कि सील भी कर दिया जाएगा। गोविंदपुरा क्षेत्र में 13 संस्थानों में कमियां पाने पर नोटिस भी जारी किया गया है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन ये विवेक जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। विवेक, आदेश आया है, ये आदेश आने में देरी तो नहीं हो गई? ये आदेश पहले आना था गर्मी के, और अभी क्यों आदेश ये आया है तो अब आगे सुधार होगा? नितेश, एक बड़ी बात है कि अगर घटनाएं हो रही हैं तो उससे सबक लेना होगा, लेकिन गर्मी में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं और मार्च को ये ऑर्डर आना था लेकिन जून चल रहा है, यानी कि 3 महीने देरी है। और 3 महीने में कितने होटल, कोचिंग सेंटर और उद्योग क्षेत्र में आगजनी घटनाएं हुई हैं ये सरकार को भी पता है। लेकिन इस आदेश का मतलब ये है कि कुल मिला के ये खाना पूर्ति की गई है। पिछले दिनों जब इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी तो वहाँ पे जांच की गई तो आसपास के जो तमाम सारे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी वहाँ पे फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं थे, और यही वजह थी कि वहाँ पे जब आग लगी तो कई घंटों तक काबू नहीं पाया गया। हालांकि बाद में ये कहा गया कि तमाम सारे इलाके में जाँच की जाएगी और यही वजह है कि ये नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जो तमाम रेस्टोरेंट हैं या फिर कोचिंग सेंटर हैं, हम देखते हैं कि कभी कभी किसी होटल में आग लग जाती है, किसी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, उसके बाद ऐसे आदेश जारी होते हैं। लेकिन ये जब वेरिफिकेशन कराया जाता है तब ना होटल में फायर सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं, ना कोचिंग सेंटर में कोई इमरजेंसी के लिए कोई व्यवस्था रहती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ऑर्डर जारी करने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन ना कराया जाए। और यही इस ऑर्डर से भी लगता है कि शायद उनको जुलाई अगस्त का इंतजार करना चाहिए था कि बारिश हो जाती, उसके बाद ठंड में शायद ये ऑर्डर करते, लेकिन जब उन्हें आदेश जारी करना था, लेकिन यही कामना कर सकते विवेक आपके माध्यम से कि देर आए दुरुस्त आए और शुभकामनाएं दी जा सकती हैं कि अगली बार ऐसी कार्रवाइयां ना हो। सवाल तो है ही जो आपने कहा कि देर हुई है। विवेक बने रहिएगा, अगली खबर में आपके साथ बातचीत करनी है। आजीविका मिशन में नियम विरुद्ध नियुक्ति और इसमें हुए भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। भोपाल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव, ललित मोहन, अशोक शाह सहित अन्य अफसरों के नाम शामिल हैं। ईओडब्ल्यू से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। 2017-18 में मिशन कर्मियों के नियम विरुद्ध नियुक्ति और भ्रष्टाचार की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आवेदक आर के मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया और अब जो ये है कोर्ट ने जांच और स्टेटस रिपोर्ट की तलब की थी। कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगे जाने के बाद ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी से कार्रवाई की अनुमति मांगी। फिलहाल मामला पेंडिंग है। विवेक मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगा। विवेक, इतनी संवेदनशील चीज है ये, कठिनाई है, जनता नहीं समझती है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन सरल शब्दों में यह है कि जिन अधिकारियों पर अनियमितता के आरोप है उन पर जांच नहीं हुई है। और बताइए इतना समय लग जाता है इस स्टेप तक आने में, तो जांच कब तक ही होगी?
देखिए नीतीश, मैं एक आपको अहम जानकारी दे रहा हूं कि जिन पे आरोप लगे हैं ये सभी अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद इनके खिलाफ जांच के लिए आवेदक को सीजीएम कोर्ट में परिवारवाद दायर करना पड़ा। इसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं इकबाल सिंह बैस, पूर्व एसीएस हैं अशोक शाह, पूर्व एसीएस हैं मनोज श्रीवास्तव और आजीविका मिशन के सीईओ ललित बेलवाल। इन चारों अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में पहले भी शिकायत हुई, जांच आज तक नहीं हुई। और जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार ने अनुमति ही नहीं दी। केस रजिस्टर्ड हुआ ईओडब्ल्यू में, लेकिन जांच आज तक नहीं हुई। और अब जब सीजीएम कोर्ट से ईओडब्ल्यू से कहा गया है कि इसकी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए, तो ईओडब्ल्यू सरकार को फिर से पत्र लिख रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हुई है। क्योंकि ईओडब्ल्यू ने तो कोर्ट को बताया नहीं, परिवारवाद दायर करने के बाद सीजीएम कोर्ट ने जब ये कहा है कि ईओडब्ल्यू इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे, तो आखिरकार ईओडब्ल्यू को पीएसजीएडी को पत्र लिखना पड़ा और ये कहा गया कि इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। दरअसल मामला साल 2017 का है। आजीविका मिशन में बड़े स्तर पे नियुक्तियां हुई, लेकिन नियुक्तियों का आधार क्या था? इस पूरे मामले को लेकर अनियमितता हुई और इसके बाद अब जब इन चारों अधिकारियों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट की तरफ से परिवारवाद नोटिस जारी हुआ ईओडब्ल्यू को, तब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई हुई। इनके ऊपर क्या अनियमितता के आरोप हैं विवेक, जरा वो भी बता दीजिएगा। कितनी अनियमितता के आरोप हैं, क्या क्या आरोप लगे गए हैं और आगे की राह कैसी दिखाई दे रही है? अब इस नोटिस के बाद कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ बढ़ेगी कार्रवाई? देखिए नीतीश, साल 2017 का मामला है। आजीविका मिशन में कई सारे पदों पे भर्तियां निकली थी और इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए बाकायदा कर्मचारी चयन मंडल से परीक्षा करानी थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद विभागीय स्तर पर आजीविका मिशन ने ही खुद ही भर्ती कर डाली। और जबकि भर्ती प्रक्रिया का नियम है कि कर्मचारी चयन मंडल के जरिए ही भर्ती कराई जाती थी, लेकिन आजीविका मिशन ने खुद ही पूरी जिम्मेदारी संभाल ली, बिना इंटरव्यू लिए, बिना किसी तरीके का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूरी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई। जब भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई तो ये पूछा गया कि आखिर ये भर्ती की प्रक्रिया हुई कैसे। तो इस पूरे मामले में अफसरों की भूमिका संदेह पाई गई और ये आरोप लगे कि अपने करीबी और कई लोगों से पैसे लेकर ये पूरी नियुक्तियां की गई हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जब एक्टिविस्ट और कई सारे लोगों ने कोर्ट और तमाम सारी जांच एजेंसियों के पास आवेदन किया, तब ये पूरा मामला खुला। और उसके बाद अब जब एजेंसियों ने केस दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसके बाद सीजीएम कोर्ट का रुख किया, परिवारवाद दायर किया गया और इसके बाद ईओडब्ल्यू अब आगे अपनी जांच तो नहीं कर पाई है, लेकिन सरकार से ये कह रही है कि इस मामले में आखिर क्या एक्शन लेना है। यानी कि सरकार से मार्गदर्शन लिया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने समय तय की है और ये कहा है कि 11 जुलाई को आप स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दीजिए। बिल्कुल 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 विवेक, शुक्रिया इस गंभीर विषय को उठाने के लिए, प्रदेश देश के सामने रखने के लिए। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं, जहां एमपी की धरती अब सोना उगलेगी। केंद्र सरकार ने सोने के लिए खनन की अनुमति दे दी है। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में खनन होगा। हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक जो है, कोल ब्लॉक है, वो आवंटित किया गया है। 22 साल की जांच के बाद सिंगरौली में सोने का ब्लॉक मिला है। 1 टन पत्थर से 1 ग्राम सोना निकलेगा, यानी कि 10 टन पत्थर से कितना? 10 ग्राम 1 तोला सोना निकलेगा। मध्य प्रदेश सरकार को भी 6000 करोड़ का इससे राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो आपका शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।